नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले चर्चा भानु प्रतापपुर की ही करेंगे, जहां उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है और उसे लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। ब्रह्मानंद नेताम जनसंपर्क कर रहा है गांव गांव में और अभी भी घूम रहा, आप जाके देख सकते हैं। अगर पुलिस में दम है तो उसको जाके गिरफ्तार करें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंची। पुलिस नेताम की तलाश में जुटी है। इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। भानु प्रतापपुर में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। बीजेपी चुनाव कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन करते नजर आए। उपचुनाव में नामांकन के समय सीमा खत्म होने के बाद ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगे थे। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और जबरन देह व्यापार में धकेलने के मामले में ब्रह्मानंद नेताम भी आरोपी हैं। बीजेपी प्रदेश सरकार पर षड्यंत्र के आरोप लगा रही है और ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बता रही है। एक डरी हुई, हारी हुई, घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा है वो बोलते हैं 3 साल पहले का प्रकरण 2019 का है, तो 2019 से अभी तक क्या पुलिस सोई हुई थी? जब ब्रह्मानंद नेताम प्रत्याशी बन गया तो प्रत्याशी बनने के बाद उसको इस प्रकार के आरोप लगाना, ये सरासर लोकतंत्र का अपमान है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, पूरे भानु प्रतापपुर का अपमान है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बीजेपी के इन आरोपों को सीएम भूपेश बघेल ने खारिज किया और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। सीएम ने कहा कि जिस समय नेताम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी का 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तबाह क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय एफआईआर दर्ज हुआ है, तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे लोग। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी प्रत्याशी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को निर्दोष बताकर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। नेताम की अगर गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के बचाव के लिए बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है और सभी के मन में अब यही सवाल है कि क्या ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होती है या नहीं, आगे क्या कुछ स्थिति होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ममता लांजेवाल भानु प्रतापपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, छत्तीसगढ़ में झारखंड पुलिस की एंट्री और उसके बाद अब सियासी बवाल छिड़ चुका है, लेकिन बड़ी बात इस बीच ये भी कि बीजेपी ने खुलेआम कानून को अब चुनौती दे डाली है। बिल्कुल, देखिए, और अगर हम बात करें तो ये सिंधु भवन है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम लीडर्स मौजूद थे और यहाँ पर रणनीति बनाई गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मनाथ कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार फिर से कैमरा उस दरवाजे की तरफ कहे जहां पर हम बार आपको बता रहे हैं कि ब्रह्मानंद नेताम जो है उस दरवाजे के पीछे तमाम बीजेपी के कई बड़े लीडर्स हैं, उनकी निगरानी में वहां पर है और जो बृजमोहन अग्रवाल जो है वो भी अंदर मौजूद है, चुनाव समिति संचालन समिति के हैं। और बीजेपी पहले ये कहा गया था कि वो गिरफ्तारी देंगे युवाओं के साथ में, आदिवासी युवाओं के साथ में, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बदली है। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अब क्या किस तरह की रणनीति है? देखिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग फील्ड में हैं और बहुत अच्छे से समर्थन, जन समर्थन हम सबको मिल रहा है।
इस जन समर्थन से कांग्रेस की सरकार घबराई हुई है, भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसके कारण में पहले उन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद आज सवेरे से मीडिया में ये प्रचारित किया गया कि झारखंड की पुलिस आई है, इस बात को लीक किया गया और उसके बाद में गिरफ्तारी के, अरे गिरफ्तार करना है तो डरने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं, हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उनके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस चुनाव से कोई पीछे नहीं हटेंगे। इस चुनाव में हमारे ब्रह्मानंद नेताम जी जीतेंगे और सारे कार्यकर्ता सीएम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, सवाल आप हेमंत सोरेन पे क्यों उठा रहे हैं, या जो बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है इस तरह से षड्यंत्र करी है मौजूदा झारखंड सरकार के साथ में। वो कह रहे हैं रघुवर दास जब सीएम थे और उस समय बीजेपी के उस पे, तो उनसे पूछना चाहिए कि उस समय पास्को एक्ट क्यों लगाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अभी हेमंत सोरेन जी कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं और कितने साल से मुख्यमंत्री है जी? यदि घटना सही है तो एफआईआर में नाम उनका था नहीं। एफआईआर में केवल 5 लोगों का नाम है, उनके बयान में भी नहीं है। जब ये सरकार बदलने के बाद में नाम जोड़ा गया और जोड़ने के बाद में आज एंड चुनाव के वक्त में ही जारी क्यों हुआ? इसके पहले क्या सो रही थी सरकार? क्या वहां की पुलिस सो रही थी? ये केवल भूपेश बघेल के इशारे पर वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये पुलिस को उनके नाम जोड़ने। सर ब्रह्मानंद नेताम चुनाव क्षेत्र में और मुस्तैदी के साथ अपना प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर ममता लगातार जारी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से भी कई सारे आरोप चल रहे हैं और झारखंड को लेकर भी, झारखंड सरकार को लेकर भी कई सारे सवाल दागे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे उस खास कार्यक्रम से जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। रोज खबरें आ रही और जब ये सुनते हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। क्या किसी पार्टी को टिकट के पैसे लेना चाहिए? क्या कोई पार्टी टिकट लेके पैसे देगी तो जिससे पैसे लेगी वो ईमानदारी से काम करेगा? ये भ्रष्टाचार की नींव में ही करप्शन अगर कोई डाल रहे हैं तो आप पार्टी वाले डाल रहे हैं, बहनों और भाइयों, आप आगे आ जाओ। ये तो सबको धोखा देने वाले हैं। अपने गुरु को धोखा दे दिया, अन्ना हजारे जी को बिठा दिया और उनकी पूरी कमाई खा गए। पुण्याई, उनकी जो पूरी पुण्याई थी वो खा गए। किस किस को धोखा दिया है? ये बच्चों की झूठी कसम खा जाते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभी हमारे कवि महोदय बैठे, ठीक है बस पहुंच रहा हूँ। ये तो कवियों को भी धोखा देते हैं। कौन है ऐसा जिसको छोड़ा? और इससे आज मैं निवेदन करने आया, आप इस सच्चाई को समझिए मेरे बहनों और ये आप दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर देंगे। झूठे वादे, झूठी कस्में, जो मांगोगे वही मिलेगा। और प्रचार तो ऐसा है कि बताओ, अब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं इतने सालों से हूं, मैंने तो दिल्ली के अखबार में कभी फ्रंट पेज पे अपना फोटो खिंचवा के लिखा कि मैंने फलाना काम कर दिया। भाई मध्य प्रदेश को पता देंगे। इनके 2 मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल और एक पंजाब वाले। रोज विज्ञापन, हंसदा बरदा पंजाब, और उसके साथ ही खबर आती इसका मर्डर हो गया, उसकी हत्या हो गई, इसको लूट लिया, हंसदा बरदा। और यार केजरीवाल बाबा रोज मध्य प्रदेश में देख देख के थक गए। हमको फ्रंट पेज पे फोटो, फ्रंट पेज पे फोटो। अरे तुम्हें देखा था तो दिल्ली में फोटो छापो, मध्य प्रदेश में क्या छापो? तो आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को, दिल्ली में चुनाव प्रचार में वो संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे। गौशाला अब सरकार नहीं एनजीओ चलाएंगे। मध्य प्रदेश गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गौशाला चलाना सरकार का काम नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं।
गौशालाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बाकी वो भी फेलवर हो गई। तब सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने एक निर्णय लिया कि हमको एनजीओस को सौंपना चाहिए। गौशाला चलाना सरकारों का काम नहीं है। हाँ, सरकार अपने हिस्से का काम करे, जैसे कमलनाथ ने किया था वैसे हम भी करें। और 3000 गौशालाओं को जो निर्माण का कार्य था उसमें भी कहीं अनुभव आया कि अनुकूलता नहीं है, तो गौशालाओं को रोका भी गया, क्योंकि ये गौशालाएं बन जाएंगी और कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चालू नहीं हुई तो इसलिए ये हो कि जितनी चालू होती जाए उनमें गोवंश भेजा जाए। तो नीतिगत रूप से ये निर्णय लिया गया था, पहले भी लिया था निर्णय, और कमलनाथ ने उसको लागू किया था कि प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये की चारे भूसे की राशि दी जाए, 15 रुपये का चारा भूसा, 5 रुपये का सुदाना। वो नीति आज भी हमारी चल रही है। तो आपने सुना किस तरह से सरकार से हटाकर अब ये जिम्मेदारी एनजीओ को दे दी गई है और कितने बड़े बदलाव इसके बाद आ सकते हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इससे कि प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, आपसे हम जानना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण ये निर्णय, और एनजीओ के पाले में अब जब जिम्मेदारी आई है गौशालाओं की, तो क्या कोई बड़ा बदलाव भी अब देखने को मिल सकता है? देखिए अवंतिका, बेशक, लेकिन सबसे बड़ा बयान इस बीच ये है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि वो गौशाला चलाए। इसके मायने कई निकाले जा सकते हैं, सियासी भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन बेशक ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आखिर गौवंश किसका, और गौवंश अगर कहीं ना कहीं अगर समाज की जिम्मेदारी है तो उसका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। लेकिन इस बीच चूंकि सूबे में सियासत का विषय हमेशा गौवंश रहा है, ऐसे में आखिर इनका कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब नई नीति लागू फिर से की जा रही है, एनजीओ के हवाले एक मतलब जो गौशाला निर्मित हो चुकी है उनको दिया जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश की 627 गौशालाओं को एनजीओ के हवाले कर दिया गया है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो बजट का आवंटन होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार फेल साबित हुई है। 300 करोड़ की दरकार थी, 211 करोड़ स्वीकृत हुए, लेकिन राशि जारी होती है 190 करोड़ के आसपास की, उसमें से भी सिर्फ 90 करोड़ रुपए जो है वो अभी जो पशु संवर्धन बोर्ड है उससे मिल पाया, और वो राशि 1/3 है, मतलब करीब करीब 3 महीने का ही ये जो बजट था उसे बांट पाई है बोर्ड, जो कि जैसा कि अखिलेश जी बता भी रहे थे। तो बेशक ये तमाम मसले हैं, और गौवंश को लेकर के आखिर बार बार नीतियां क्यों बदलाव में आ रही है। हमने देखा कमलनाथ सरकार में 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ, वापस शिवराज सरकार आई तो 2000 नई गौशालाओं के निर्माण की घोषणा हुई। 1700 फिलहाल जो है गौशालाएं कहीं ना कहीं एक्टिव हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से भी कहीं ना कहीं जो एनजीओ चला रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतें विफल हुई उसके संचालन में। तो नई नीति लागू की गई है, ये कितना सफल होंगी ये देखने वाली बात होगी। फिर हम बात करते हैं गौवंश सड़क पे आखिर क्यों है, तो कहीं ना कहीं स्थायी समाधान गौवंश को लेकर बेशक होना चाहिए, जो अब तक सिर्फ सियासी उठापटक का मुद्दा बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओरछा में राम विवाह के लिए बारात की भव्य तैयारियां हो रही हैं। राजा राम मंदिर से भगवान राम राजा सरकार की बारात निकलने वाली है और पुलिस के जवान शस्त्रों के साथ सलामी देंगे। श्री राम की बारात में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि आज विवाह पंचमी पर जानकी और श्री राम का विवाह होना है। ओरछा में भगवान प्रभु श्री राम राजा सरकार का आज विवाह महोत्सव है और यहाँ भगवान प्रभु श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, इसलिए पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भगवान प्रभु श्री राम की बारात निकाली जाएगी। आप देख रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जिस महल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जो पुलिस के जवान हैं वो सतत सलामी देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। भगवान, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। चूंकि यहाँ भगवान श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए यहाँ भगवान श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। क्या पूछ रहे हैं साहब, वो तो जगतपति है, इतना अच्छा लगता है जैसे मालूम स्वर्ग में आ गए हो। इंद्र का इंद्रासन इंद्रपुरी कुछ नहीं लगती है, यहाँ पर साक्षात ये नहीं कहो कि लोग हैं, यहाँ साक्षात देवताओं का वास हो जाता है और एक स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता है। बहुत दिव्य नज़ारा रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात हम त्रेता में पहुंच गए हैं। और यहाँ से बाकायदा उनको पारंपरिक पालकी में उनको राम राजा को बिठाला जाता है और पूरे गांव में उनका भ्रमण होता है। और सब लोग गांव के जैसे हमारे यहाँ टीका करते हैं भगवान राजा राम को, अपने आम तौर पर दूल्हा को, वैसे ही टीका यहाँ घर घर में राम राजा के यहाँ होता है। लोग घर घर में गारियाँ गाई जाती हैं, जो बुंदेलखंड की प्रारंभिक वो परंपरा रही है। वो सारा नज़ारा एकदम बहुत दिव्य नज़ारा होता है। वो पिछले कब से चली आ रही है भगवान के विवाह की परंपरा है? ये जब से भगवान यहाँ आए हैं तब से वही परंपरा यहाँ जारी है जो यहाँ बुंदेलखंड में होती हैं। और राम विवाह तो जैसा हमेशा होता आया है, द्वापर त्रेता से लगा के अब तक जो चला जा रहा है, तब से यहाँ हो रहे, मतलब
तो राम विवाह को लेकर किस तरह से तैयारियां यहां पर की गई हैं, भगवान राम का दरबार सजकर तैयार है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर है, इस पर भी हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी राजीव रावत ओरछा से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे कैसी परंपरा जिसका आज भी प्रचलित है, साथ ही साथ आज भी पालन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर, और साथ ही साथ समय भी हम जानना चाहेंगे कब ये जो बारात है, राम बारात है, वो शुरू होगी। चलिए कोशिश करेंगे हम राजीव से संपर्क करें, लेकिन लगातार आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से राम विवाह का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भगवान राम जो कि एकमात्र ऐसा मंदिर पूरे देश में जहां भगवान राजा के रूप में पूजे जाते हैं, तो राजा राम का दरबार आज सजकर तैयार है, क्योंकि आज प्रभु राम का विवाह होगा। सीता मैया के दरबार में वो बारात लेकर पहुंचते हैं और जो भी बुंदेलखंड की परंपराएं हैं उनको भी आज निभाया जाता है। उन पूरी परंपराओं का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से भगवान राम की जो बारात निकलती है उसको देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओरछा के राम मंदिर से, बेहद ही फेमस है ये मंदिर, साथ ही साथ इतना प्रसिद्ध है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग कोनों से राजा राम के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, और एकमात्र ऐसा स्थान भी जहां पर राजा राम का विवाह संपन्न होता है, पूरी परंपराओं के साथ संपन्न होता है, और जहां पर राजा राम की बारात भी निकलती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरी व्यवस्था इसके लिए सुनिश्चित कर ली गई है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, गार्डन ऑफ ऑनर दिया जाएगा राजा राम को। उसके बाद विवाह की जितनी भी परंपराएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तो शस्त्र सलामी भी भगवान राम को देंगे, साथ ही साथ बारात में श्रद्धालु भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि खास तैयारी आज के दिन के लिए की जाती है, क्योंकि 5 दिन का ये महोत्सव होता है और 5 दिनों में तमाम जो विवाह की रस्में हैं उन्हें क्रमशः निभाया जाता है। और आज बारात निकाली जाएगी। तो बारात जब निकलेगी तो किस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह होगा इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं राम मंदिर को किस तरह से सजाया गया है। ओरछा का ये राजा राम का दरबार जो कि फूलों से, लाइटों से सजकर तैयार है, और अब बारात को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। तो राम विवाह के लिए तमाम तैयारियां, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या तस्वीरें वहां पर, कैसा उत्साह श्रद्धालुओं में? तो स्पष्ट तौर पर राजीव आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे आपसे दोबारा संपर्क करें, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा दें किस तरह से राजा राम मंदिर से इस बारात की शुरुआत होगी। भगवान राजा राम सरकार की बारात है और पुलिस के जवान शस्त्र सलामी देंगे, और उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, अगर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर ज्यादा होती है तो उसके लिए भी पुलिस पहले से तैनात कर दी गई है। और इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम का आज आयोजन, सीएम कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में दुर्ग जाएंगे सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार। भावनगर जिले के पालीताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। ईडी आईटी के